हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न ऑफ द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnof.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके आईसीएसई के क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो हमारी गाड़ी चलते चलते क्लास 7th के चैप्टर नंबर 6 तक आ गई है। पहले 5 चैप्टर्स तो हम लोग ने मस्त अच्छे से कवर कर लिए हैं, उनके कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब इसकी बारी आ रही है। ओके, तो अब इसमें हम लोग शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बीच बीच में। ओके, या फिर एंड पर, ताकि हमें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ताकि हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चंस की। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। अब देखो बॉस, हम लोग को तो पता है कि हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं, ओके, वो बना हुआ है एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड से, करेक्ट। अब ये सारी चीजें तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे। अब ये जो एलिमेंट्स वाली जो चीज है हम लोग ने पढ़ ली है, क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं भाई, करेक्ट। एलिमेंट्स जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बने हुए हैं, करेक्ट, एकदम बेसिक सी चीज। पर हमको पता है कि ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, करेक्ट। तकरीबन लगभग अभी 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं। ओके, अब ये सारी बातें आपके लिए नहीं होंगी, आप कहोगे सर ये हमको पता है, पर अब देखो ना 118 एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट्स को हम लोग ने ना थोड़ा क्लासिफाई कर दिया है। ओके, थोड़ा ग्रुप में इकट्ठा कर दिया। ओके, किस बेसिस पर भाई? उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। कुछ एलिमेंट्स एक सर्टेन प्रॉपर्टीज सेट, मतलब एक सर्टेन प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, हम लोग ने उनको एक फलाना नाम दे दिया। कुछ टाइप ऑफ दूसरे एलिमेंट्स कुछ सर्टन अलग प्रॉपर्टी शो करे, हम लोग ने उनको ढिमकाना नाम दे दिया। ऐसे करते करते हम लोग ने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए एलिमेंट्स को, सिंपल से ग्रुप से। फिलहाल के लिए तो हम लोग अब छोटे बच्चे हैं, तो इन ग्रुप्स को पढ़ेंगे हम लोग एलिमेंट्स के। अब कौन से 3 ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया आपके सामने है भाई, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ओके, और ये है तीसरा मेटलॉइड। अब मैं बीच में क्यों लिखा हूं, आएंगे हम लोग उसके ऊपर बाद में। पर फिलहाल ये जो 3 ग्रुप्स हैं, आपने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा पक्का। मेटल का तो नाम पक्का सुना होगा, नॉन मेटल का भी सुना होगा, ये शायद थोड़ा नया होगा। ओके, तो अब नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, देखते हैं क्या है ये लोग फिर। ओके, तो अब मैंने कहा ना, एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज कुछ एक इकट्ठा हुए मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट शो कर रहे थे, तो हम लोग ने उनको नाम दे दिया मेटल्स भाई। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी है, ये इस पे हम लोग आएंगे, ओके, इसी वीडियो में पक्का। पर उससे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई 118 जो एलिमेंट्स है, ओके, आपके सामने मैंने ये पीरियोडिक टेबल लेके आया हूं। अब पीरियोडिक टेबल क्या है वगैरह वगैरह हम लोग ने देखा था, ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। बस कुछ नहीं, सिंपली एक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। आपको अगर आसान शब्दों में समझना है तो बहुत डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पर ये जो टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, 118 एलिमेंट्स आपके सामने है। इनमें से जो हम लोग कहते हैं मेटल्स जो है ना, काफी ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेटल्स है। अब मैं आपको थोड़ा, ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बोल के आपको ऐसा लगा होगा सर कितना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मतलब कितने? ओके, तो अब लगभग ये जो टेबल में आपको एक एक जगह पे, एक एक ब्लॉक में एक एक एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं। ओके, ऐसे एक मार्क करके दिखा देता हूं कि कितने सारे मेटल्स है हमारे पास। ओके, तो देखो ये जो पूरे 2 ब्लॉक्स है ना, ये ऐसे, ये पूरे 2 कॉलम्स, ओके, इनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, ये मेटल्स है भाई साहब। फिर ये पूरा बीच वाला पार्ट, ये भी पूरे के पूरे मेटल्स है। ओके, ये जो निचला वाला हिस्सा है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये भी सारे मेटल्स हैं। ओके, ये मेटल्स, इतने सारे मेटल्स, ये भी सारे मेटल्स है 118 में से। और इनमें भी लगभग ये जो है, ये भी मेटल्स ही है, जो मैंने अभी मार्क करके दिखाया। ओके, बस आपके मतलब बताने के लिए कि भाई कितने हैं। ओके, फिलहाल तो जरूरी नहीं है आप ये याद रख लो कि कौन मतलब कितने मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में, ऐसे पूरा मार्किंग करके। मैंने बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि भाई सचमुच में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। अब देखो मैंने मार्क किया हुआ जो एरिया है, ओके, इसमें ओके, ठीक है, चलो अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी देखने में, तो मैं थोड़ा बहुत और थोड़ा डार्क हाईलाइट करके थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ओके, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये पूरा ब्लॉक ऐसा, ओके, फिर ये वाला भी, ओके, और ये वाला भी, देखो यहां से लेके बीच में ऐसे। ओके, तो इतने सारे हो गए ना अपने, ये सारे टुक 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 पूरे मेटल्स, बाप रे बाप। ओके,
तो मोस्ट ऑफ द टेबल पूरा मेटल्स ने ही पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है, करेक्ट। ओके चलो, अब ये तो एक सिंपल सी बात थी। अब जानना ये है हमें कि भला चलो मान लेते हैं भाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेटल्स है, पर ये ऑकर कैसे होते हैं, ओके, पाए कैसे जाते हैं। तो अब नेचर में हम लोग देखेंगे, मेटल्स को जाके खोजना शुरू करेंगे तो हमें ये दो अलग अलग मतलब उनका ऑकरेंसेस में हम लोग पाए जा सकते हैं, मतलब दो अलग अलग तरीके में पाए जा सकते हैं। एक तो तरीका ऐसा होता है कि ये मेटल जो होंगे ना, बोलेंगे हम खुद में ही खुश हैं, हम किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहते, ओके, हम खुद फ्री रहना चाहते, आजाद रहना चाहते, ऐसे स्टेट में हम रहेंगे, ओके। मतलब कौन सा स्टेट? फ्री स्टेट, आजाद वाला स्टेट। तो ये एक स्टेट हो गया। अब कौन से मेटल्स ऐसे आजाद वाले स्टेट में होते हैं, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड, ओके। भाई साहब ये जो है, मतलब ये बोलता है कि नहीं भाई मैं तो एकदम एक्सक्लूसिव एलिमेंट हूँ, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो आज़ादी रहूंगा, ओके। और एक आधा एक्सक्लूसिव एलिमेंट आपको पता होगा जो शायद इससे भी महंगा हो, आपको याद होगा, राइट, प्लैटिनम, सुना होगा कहीं ना कहीं, ओके। ये भी एकदम एक्सक्लूसिव वाला एलिमेंट है, ओके। लोग पागल हो गए होंगे इन दोनों के पीछे, ओके, ज्वेलरी वगैरह के लिए। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, मेरा बताने का मतलब ये है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ये एलिमेंट्स हमें किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स्ड नहीं मिलेंगे, ओके, फ्री मिलेंगे, ठीक है। इसलिए खदान खोद, मतलब माइनिंग जब करते हैं तब ऐसे खोद के अर्थ के अंदर क्योंकि गोल्ड निकालते हैं, तो मोस्टली एकदम प्योर फॉर्म में होता है हमारा गोल्ड, ठीक है। तो किसी और एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए हम लोग कहते हैं ये एकदम फ्रीली, मतलब फ्री, ऐसा फ्री में नहीं अवेलेबल पर फ्री है दूसरे एलिमेंट से, इसीलिए फ्री स्टेट में। अब बहुत कम मेटल्स ऐसे फ्री स्टेट में होते हैं, बहुत कम, ओके, वेरी लेस, मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुत बहुत कम, ठीक है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसका मतलब आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि बहुत कम मेटल्स को अकेले रहना पसंद है भाई, ओके। बाकी के सारे मेटल्स को ना ऐसा होता है कि भाई मैं किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ूंगा, ओके। अब ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जो किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं, ओके, इसका मतलब ये कंबाइन हो रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ओके। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ओके, बहुत सारे, ओके, हमें पाए जाते हैं इन कंबाइंड स्टेट, दूसरे एलिमेंट्स के साथ किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में होंगे, जुड़े होंगे, कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके। कैसा इनका ऑकरेंस होता है? अब ये ऑकरेंसेस में एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, कंबाइंड स्टेट वाला। आपको ये देखा है हम लोग ने, राइट, मस्त अच्छा लगता है बीच में जाके बैठने के लिए, समुंदर देखते बैठो मस्त एकदम आराम से। पर आपको तो पता ही है ना, ये जो समुंदर का पानी है, जो सी का वाटर है, ओके, ये सिर्फ पानी नहीं है, ओके। अब आपको पता है ये ना ढेर सारा सॉल्टी होता है, राइट, तो इसीलिए हम लोग इसको सलाइन भी कहते हैं। पर अब ये सॉल्टी होता है, मतलब क्या, इसमें सॉल्ट्स होते हैं। अब सॉल्ट्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो इसमें ना कुछ हमें सोडियम क्लोराइड, ये तो भाई ढेर सारा मिलता है इसमें से, और एक चलो एक बता देता हूं हमें, मैग्नीशियम सल्फेट, ओके, ये भी एक सॉल्ट है भाई, ये भी मिल जाता है हमें इसमें से, ओके। अब इन सॉल्ट्स में देखो, ये जो दोनों भी है कॉम्पाउंड्स है। अब कॉम्पाउंड्स में देखो, ध्यान से देखो, हम लोग ने एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, ओके, तो थोड़े बहुत पहले 20 एलिमेंट के नाम हमको तो पक्का याद है, करेक्ट। तो पहले 20 एलिमेंट्स के नामों में, ओके, ये देखो, ये जो सोडियम है ना, ये एक मेटल है, ये मैग्नीशियम है ना, ये एक मेटल है। अब ये देखो किस फॉर्म में है, ये जुड़ा हुआ है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, क्लोरीन के साथ, सोडियम जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, तो किस फॉर्म में? कंबाइंड स्टेट में, राइट। ये मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है देखो सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, 4 ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब ये भी जुड़ा हुआ है, राइट, ये भी कंबाइंड स्टेट में। तो ऐसे हमें जो हमारे मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं इन द कंबाइंड स्टेट, ओके। मोस्टली बहुत सारे मेटल्स कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब क्यों? मैंने बताया ना, क्योंकि इनको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। अकेले रहना इसका मतलब क्या होता है भाई, इनको कंबाइन होना है दूसरों के साथ। कंबाइन होना मतलब क्या, इनको ना कुछ ऐसे मिली भगत करनी है, रिएक्ट करना है, इसको साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टिव मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं, इसीलिए ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कंबाइन हो जाते हैं उन एलिमेंट्स के साथ, और फिर कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं, ओके, या फिर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको इससे एक बात समझ में आ गई होगी मेटल के ऑकरेंसेस से, कि भाई बहुत कम मेटल्स जो होते हैं ना वो अकेले रहना चाहते हैं, मतलब बहुत कम मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव, ओके, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। बहुत कम मेटल्स, वेरी लेस मेटल्स आर आल्सो लेस रिएक्टिव, ठीक है। इससे हमें पता चलता है थोड़ा सा उनके नेचर के बारे में, ओके, ओ रिएक्टिव, ठीक है। और ढेर सारे मेटल्स, क्योंकि अब वो कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो इसीलिए भाई उनको
मिली भगत करना अच्छा लगता है, उन्हें कंबाइन होना अच्छा लगता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, मतलब उन्हें रिएक्ट करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे होते हैं भाई, रिएक्टिव होते हैं। चलो ये छोटी सी बात समझ ली हम लोग ने, ठीक है ओके। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, ऐसे ही काउच पोटैटो की तरह बैठो मत, थोड़ा दिमाग भी लगाओ ओके। तो एक इजी सा सवाल पूछता हूँ, बहुत ही फैक्चुअल सा है। अब हमें तो पता है भाई हमारे अर्थ में ओके, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इन केस पढ़ा होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ओके। ये जो ऊपर का अर्थ का लेयर होता है ना ओके, ये एकदम दिख रहा है ना आपको, ये ब्राउनिश कलर में ये वाला लेयर ओके, जिसको अभी मैंने ब्लैक कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट ओके। अब पिज्जा वगैरह में तो आपने बहुत बार सुना होगा ओके, वो अलग क्रस्ट है भाई, वो क्रस्ट को यहाँ पर मत लेके आओ ओके। तो ये क्रस्ट में अर्थ की ये क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल का नाम मुझे आप बताओगे, ठीक है, ढूंढ के बताना। अगर आपको पता नहीं होगा तो मोस्टली पता होना बहुत मुश्किल है, तो आप ढूंढना गूगल पर और बताना मुझे ओके। सोचना मत इतना ज्यादा, फटाफट ढूंढ लेना क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो आई होप अपने ढूंढा वगैरह होगा, मैंने जानबूझ के नहीं बोला अभी क्योंकि आप, मैं चाहता हूँ आप ढूंढे। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट वाला जो हमारा मेटल है ओके, जो हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है मेटल, वो है भाई एल्यूमिनियम ओके, ठीक है। इंटरेस्टिंग सी चीज थी, ठीक है। चलो अब मेटल्स के बारे में बहुत सारी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, अच्छा खासा हम लोग थोड़ा जान लिए मेटल्स को। अब थोड़ी बारी आती है नॉन मेटल्स को जानने की, करेक्ट। अब ये नॉन मेटल्स जो है ना, ये भी एक ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिनकी एक खास प्रॉपर्टीज होती है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे पक्का। पर अब ये नॉन मेटल्स जो है 118 एलिमेंट्स में से, अब आप थोड़ा बहुत गेस कर लिए होंगे, अरे पूरा का पूरा अगर इतने सारे एलिमेंट्स अगर मेटल्स है तो नॉन मेटल्स तो भाई तो सही होंगे, राइट। तो रफली ओके, एस हम लोग कहेंगे तो 18 के आसपास ही नॉन मेटल्स हैं ओके। अगर उनमें भी आप अगर ये 6 एलिमेंट्स को निकाल दो ओके, ये 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको लिखे हुए 6 पोजीशन, मतलब 6 ब्लॉक्स में ऐसे ओके, 6 ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में, तो इनको अगर हम लोग छोड़ देंगे तो रफली कहते हैं कि भाई 12 ही है ओके। अब देखो मैं आपको इनका नाम बता देता हूं, ये जो 6 एलिमेंट्स है ना, इनको हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस ओके। तो अब इसका नाम ऐसा क्यों है भाई, इनर्ट या फिर नोबल गैसेस? अब नाम से तो आपको पता चल गया कि ये भाई गैसेस है, ठीक है। पर इनर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना रिएक्ट करने में दिलचस्पी नहीं रखते ओके। मतलब क्या, किसी के साथ कंबाइन होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, खुद के एटम्स के साथ भी कंबाइन होने में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, याद रखना हो कि ऐसे अजीबोगरीब एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और नोबल भी क्यों, क्योंकि नोबल भी शब्द का अर्थ ऐसे ही कुछ होता है ओके, मतलब नोबल आदमी है ऐसा करके हम लोग बोलते हैं ना, एकदम अच्छा खासा आदमी है, संत साधु आदमी है ऐसे, तो उस तरह से इनको भी हम लोग कहेंगे भाई किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट वगैरह नहीं करते ओके, तो इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं। ऐसे ही गोल्ड को भी नोबल मेटल कहा जाता है क्योंकि गोल्ड भी भाई किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर वो नोबल मेटल है, ठीक है, ये नोबल गैसेस है। अब बात ये आती है कि अगर इनको हम लोग इसमें से एक्सक्लूड करें, इन 18 नॉन मेटल्स में से, जो रफली 18 नॉन मेटल्स है उनमें से अगर इनको एक्सक्लूड करें तो बचते हैं रफली 12 नॉन मेटल्स। अब देखो ये जो इनर्ट गैसेस है हम लोग इनको अक्सर नॉन मेटल्स में इंक्लूड करते हैं ओके। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा अलग से इनको, पर फिर भी हम लोग इनको नॉन मेटल्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो रफली कितने हैं भाई, 18 है ऑलमोस्ट ओके। उनमें से 6 के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, और डिटेल में जानेंगे हम लोग इनके बारे में जब हम लोग इनके यूजेस को देखेंगे, बढ़िया से यूजेस हैं इनके ओके। अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, पर फिलहाल इन 18 जो रफली नॉन मेटल्स है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते फटाफट। तो देखो सबसे पहले तो ये यहाँ पर एकदम चोटी पर बैठा हुआ ना, एकदम देखो एकदम बदमाश एलिमेंट, हाइड्रोजन, ये है हमारा सबसे प्यारा नॉन मेटल है। तो मेरा प्यारा नॉन मेटल है, आपका नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ ओके। तो है भाई सबसे प्यारा, सबसे बच्चा वाला नॉन मेटल है हमारा हाइड्रोजन ओके। ये भी गैस में ही एग्जिस्ट करता है ओके। अब ये आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, ये देखो ऐसे H2 मॉलिक्यूल्स में, राइट, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, कुछ चैप्टर्स पहले हम लोग ने पढ़ा था। एक ये हो गया, और कौन से है, तो देखो यहां पर ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गए। फिर नीचे आते हैं हम लोग फॉस्फोरस, ठीक है, ये सल्फर ओके, और फिर और नीचे आते ये सेलेनियम ओके। अब ये आपको याद रहेगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर और सेलेनियम, तो कितने हो गए, 1 3 4 6 7, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपको दिख रहे इन एलिमेंट्स के बगल में, ये 1 2 3 4
ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, और ये निचला वाला एस्टैटिन। ठीक है, तो ये जो 5 है ये भी हम लोग इनको भी नॉन मेटल्स ही बोलते हैं। ओके, और इसके साथ बेचारा, ओके, यहाँ पर, हाँ बरोबर, तो कितने हो गए, 7 हो गए थे, करेक्ट, 1 3 4 5 6 7 और ये 5 हो गए 12। ठीक है, और फिर ये बचे हुए 6 हो गए 18। ओके, तो टोटल रफली अराउंड 18 है। ओके, इनमें से जो निचले वाले हैं ना, इनको शायद नॉन मेटल्स में इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, निचले वाले में। ओके, जो ये एस्टैटिन वगैरह है वो उनको, पर फिलहाल ठीक है, हम लोग उसको कंसिडर, मतलब कई जगहों पर देखा होगा कि भाई नहीं कंसिडर किया जा सकता या फिर कुछ, पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखना है आपको। ये जो 6 गैसेस है वो, ओके, इसके अलावा हाइड्रोजन, ओके, तो मैं इसको थोड़ा रेड में कर लेता हूँ। ओके, रेड में हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़े मेन वाले नॉन मेटल्स को। ये देखो, ये 6 वाले, ओके, फिर हमारा बच्चा हाइड्रोजन, ओके, 7वां हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, 7 हो गए, और ये 5 12, ठीक है, और फिर ये 4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो 6 7, ओके, 4 11, 3 14, ओके, 15 16। तो मोस्टली ये 16 नॉन मेटल्स आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ये नॉन मेटल्स भी मेटल्स की तरह ही एग्जिस्ट करते होंगे, करेक्ट, पर अब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो जैसे हमारे मेटल्स करते हैं वैसे ये भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इनमें से एलिमेंट्स है जो कहते हैं भाई हम अकेले ही खुश हैं, ओके, हमें किसी और एलिमेंट के साथ कुछ कंबाइन वगैरह होना नहीं, तो हम हमारे अलग ही रहेंगे, तो इनको हम लोग कह रहे हैं ये फ्री है दूसरे एलिमेंट्स, इसीलिए फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई हमें दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करना है, तो ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब इनकी आपको मतलब समझ में आ गया होगा फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या होता है। अब एटमॉस्फेयर में, ओके, जो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से क्लास 6 में भी, तो ये जो अर्थ के ऊपर का जो लेयर है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जो लेयर दिख रहा है आपको, ओके, अराउंड द अर्थ, ये पूरा होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये लेयर ऑफ एयर में भी कुछ ऐसे हमारे नॉन मेटल्स हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन कहो, ओके, हमने पढ़ा है नाइट्रोजन गैस, ओके, ऑक्सीजन गैस, राइट, ये तो मोस्ट अबंडेंट है कंपोनेंट एयर का, ये दूसरा मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है ऑक्सीजन, राइट, 78%, ये है 21%, ओके, तो रफली अराउंड यही 99% बना देते हैं। तो ये तो कहानी थी भाई, पर एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस थी इनकी, पर इसमें हम लोग क्या समझ लिए कि भाई नाइट्रोजन देखो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, खुद के ही एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, ओके, किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा नहीं हुआ, ओके, तो हम लोग कहते हैं फ्री स्टेट में। ऑक्सीजन भी खुद के ही एटम के साथ जुड़ा हुआ है, किसी और एलिमेंट के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो फ्री स्टेट में। बेसिक क्राइटेरिया क्या है फ्री स्टेट में पाने का, भाई वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तो नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये फ्री स्टेट में है। कंबाइंड स्टेट में कहेंगे तो देखो इसी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और ना जाने क्या वाटर वेपर है, ओके, ये सारे जो हमारे, ओके, कंपोनेंट्स है, ये जो हमारे कंपाउंड्स है, इसमें देखो कार्बन नॉन मेटल, अभी देखा थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन नॉन मेटल, पर ये अब सिर्फ खुद के एटम्स के साथ है क्या? नहीं, ये तो भाई किसी और एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही कार्बन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कार्बन के साथ, दोनों भी नॉन मेटल, ओके, तो कंबाइंड हुए है, ओके, तो भाई कंबाइंड स्टेट में है। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, करेक्ट, तो कंबाइंड स्टेट में है, करेक्ट। अब इसके अलावा आप कहोगे सर क्या सिर्फ नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो ही वो कंबाइंड स्टेट में है, ऐसे हम लोग कहेंगे? बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर पहले हम लोग ने मेटल देखा था, ओके, यहाँ पर कंबाइंड स्टेट का एग्जांपल बताते टाइम पर मैंने ये देखो, ये मेटल हमारा सोडियम है, कंबाइंड हुआ है क्लोरीन के साथ। तब मैंने नहीं बताया आपको कि क्लोरीन नॉन मेटल है, क्योंकि आपको पता नहीं था, अब पता है, राइट, हम लोग ने देखा, तो क्लोरीन नॉन मेटल है। अभी देखो ये जो क्लोरीन बंदा है ना हमारा, ओके, मतलब क्लोरीन एलिमेंट है ना जो हमारा, ठीक है, ये नॉन मेटल है, पर ये अब कंबाइंड है किसी मेटल के साथ, तो फिर भी हम लोग कहेंगे भाई ये कंबाइंड स्टेट में। तो इन शॉर्ट फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का एक ही लॉजिक दिमाग में रखो। फ्री मतलब वो सिर्फ अपने एलिमेंट, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा नहीं होगा। कंबाइंड मतलब वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हो सकता है, किसी भी, फिर वो चाहे मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई?
चलो, तो ये फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट वाला झमेला आपको समझ में आ गया होगा। एटमॉस्फेयर में कौन से एलिमेंट्स, मतलब एटमॉस्फेयर में कुछ नॉन मेटल्स कैसे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और हमें नॉन मेटल्स एटमॉस्फेयर में कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह हमारे अर्थ के क्रस्ट में भी हमारे जो नॉन मेटल्स है, ओके, ये कंबाइंड स्टेट में हमें पाए जाते हैं, ओके, हमें मिलते हैं। तो कैसे, कौन से कंबाइंड, मतलब कंबाइंड स्टेट में मतलब कैसे फॉर्म में, ओके, जैसे कि ऑक्साइड्स, ओके, या फिर कार्बोनेट्स, या फिर सल्फेट्स, या फिर नाइट्रेट्स, ओके, इन कंबाइंड फॉर्म्स में हमें हमारे नॉन मेटल्स मिलते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ऐसे ऊपर बता दूंगा तो आपको लगेगा सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल में देखो, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग सिलिका भी कहते हैं। अब देखो ये जो सिलिका है ना, बढ़िया सी बात बताओ इसके बारे में, ये ना, इसी को हम लोग सैंड कहते हैं। मतलब हमारा जो सैंड है ना, वो इसी से बना हुआ होता है मोस्टली, ओके, हमारे सिलिका से। तो अगल बगल में आप जब सैंड में खेलोगे कभी भी, अब जाके बीच में, तो कह लेना, दिमाग में चिपका लेना, याद कर लेना, अरे भाई ये तो सिलिका से बना हुआ है। अब सिलिका क्या है? सिलिका है भाई ऑक्साइड, ठीक है, ओके। तो सिलिका ये ऐसे SiO2 इसका फॉर्मूला होता है, ओके, इसको कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, बस उसका एक और भी नाम है सिलिका। तो इसमें आप में ये सब रामायण महाभारत छोड़ दो, इसमें बात समझने वाली ये है कि देखो हमारा ये ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ये कंबाइंड है किसी और एलिमेंट के साथ, तो मतलब कंबाइंड स्टेट में, खत्म बात, करेक्ट। और कंबाइंड स्टेट में पाया जा रहा है इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। उसी तरह हमारा कार्बन और ऑक्सीजन भी ना, ओके, देखो कार्बन और ऑक्सीजन भी कंबाइंड स्टेट में पाए जा रहे हैं, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनेट्स में कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ कंबाइंड है, ओके। ये कार्बन तो ऑक्सीजन और कैल्शियम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन और कैल्शियम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इन शॉर्ट एक कंबाइंड स्टेट में है, ओके। और हमें हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, ओके। जैसे कि सल्फेट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ओके। तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में है, करेक्ट, क्योंकि ये कंबाइंड है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि सल्फर ऑक्सीजन और कैल्शियम के साथ, ऑक्सीजन कैल्शियम और सल्फर के साथ, सेम एग्जांपल, सेम तरीके से समझा मैंने, ओके। और नाइट्रेट्स में देखो सोडियम नाइट्रेट, ये भी हमें पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये कंबाइंड स्टेट में है, करेक्ट, ओके, और हमें पाए जा रहे हैं इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अब एक सिंपल सा सवाल, जैसे कि हम लोग ने सवाल देखा था पिछले वाले मेटल्स के लिए भी, कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ओके, बताओ, चलो बताओ फटाफट। ये जैसे बच्ची सोच रही है ना, वैसे आप सोचो मत, फटाक से ढूंढो आंसर और बताओ। फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप आपने ढूंढा होगा, करेक्ट। तो वैसे आप आलसी मत बनना कि हाँ सर तो बताते हैं आंसर तो हम नहीं ढूंढेंगे, ऐसे अप्रोच से मत रहना, थोड़ा बहुत मजा आएगा, ढूंढोगे तब थोड़ा दिमाग चलेगा, करेक्ट, ओके। तो आंसर है भाई ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है भाई हमारे अर्थ के क्रस्ट में। अब बताया मैंने कौन अर्थ का क्रस्ट क्या होता है, ठीक है। चलो रेडी हो जाओ, अब टाइम आया है भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को देखने का, ओके। तो कौन से प्रॉपर्टीज देखने वाले, एकदम फटाक से हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट, लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बाप रे बाप, मेरी सांस अब पूरी फूल रही है, अभी भी खत्म नहीं हुआ भाई। सोनोरिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओ ये लास्ट है भाई। अब ये लास्ट है, ऐसा सुन के बाद में आपके ऐसे आंखों से पानी आ रहा होगा, सर कितने सारे प्रॉपर्टीज है, राइट। ऐसे रोना नहीं है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे हम लोग, ओके, समझने की कोशिश करेंगे इन प्रॉपर्टीज को और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ओके। तो ऐसे तो बिल्कुल पक्का नहीं रहोगे आप, ठीक है। तो पहला है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट बोले तो सबको पता है, हम लोग ने पढ़ते आ रहे क्लास 6 से, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये 3 फिजिकल स्टेट्स के बारे में हम लोग ने तो पढ़ा ही है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी उठाएंगे एट अ टाइम, मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में उसको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर उसको मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी मैं फिजिकल स्टेट की बात करूंगा वो होंगे स्टैंडर्ड स्टेट्स, ओके। अब आप कहोगे सर ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है यार, ओके, चलो तो मैं बता देता हूं स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। जो इन कंडीशंस पर है, देखो ये कंडीशन दिख रही है आपको, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इस कंडीशंस पर हमारे एलिमेंट का जो स्टेट है,
ओके, फिर वो मेटल हो, फिर वो नॉन मेटल हो, उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, थोड़ा समझने के लिए आसानी होगी। ओके, क्योंकि देखो अब बताता हूं मैं, मेटल्स के केस में भाई साहब, ओके, स्टैंडर्ड स्टेट अगर मैं कहूं उनका, या फिर उनका स्टेट इन दिस स्टैंडर्ड कंडीशंस, इन कंडीशन को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ओके, मेटल का अगर मैं स्टेट बताऊं तो मोस्टली मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ओके, तो आपको दिख रहा होगा ये पूरे टेबल में जो ग्रे कलर का ऐसा दिख रहा है ना कलर शेड, वो है मेटल, वो है सॉलिड, सॉरी वो है सॉलिड्स को दिखाने के लिए। तो दिखना होगा आपको, ये मैंने मेटल बताए थे आपको, ये भी मेटल है भाई साहब। ठीक है, ये भी मेटल्स ही है, और इसमें भी यहां पर ओके, यहां पर ये ओके, ये भी मेटल्स ही है। ओके, तो इनमें आपको दिख रहा होगा सारे के सारे ग्रे ही तो है सर, तो आप सही कह रहे हो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। कब? एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मली। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर पर ये स्टैंडर्ड स्टेट्स होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये मेटल्स में एक है ऐसा खुरापती मेटल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो है, दिख रहा होगा आपने, अगर ठीक से देखा होगा ध्यान से तो आपने पकड़ लिया होगा उसको, ये देखो दिख रहा है, पिंक कलर में कुछ बीच में ही अटका पड़ा है, ये है मर्क्यूरी, सबको पता होगा। ओके, अब तक तो बच्चों ने, आप तो को तो कि इधर उधर से पता ही चल गया होगा कि मर्क्यूरी भाई एकदम लिक्विड होता है, पर ये एक मेटल है, फिर भी वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है अंडर नॉर्मल रूम कंडीशन का टेम्परेचर, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। ठीक है, तो ये दो टेम्परेचर प्रेशर पर मोस्टली मेटल्स सॉलिड्स होते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। सार ये बता रहा हूं मैं आपको, ओके, समरी, कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर मेटल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में मोस्टली। एक एक्सेप्शन है भाई, मर्क्यूरी। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स तो हम लोग, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स इस कंडीशन पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स इसी कंडीशन पर गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो इन कंडीशंस पर कुछ नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में, या फिर कुछ नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में, या फिर कुछ नॉन मेटल गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से चलो देखते हैं फटाफट। तो सॉलिड स्टेट में कौन से एग्जिस्ट करते हैं, देखो एग्जांपल बताता हूं मैं फटाफट। कार्बन कहो, सल्फर कहो, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट में कौन से एग्जिस्ट करते हैं, ओके, ले लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, मैं अलग अलग कलर से थोड़ा करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल हो जाए चीजें। ठीक है, ये ब्लू से कर दिया मैंने लिक्विड वाले। ओके, ये जो हमारे, ओके, मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ये ग्रीन वाला यूज कर लेता हूँ सॉलिड नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, सॉलिड नॉन मेटल्स, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले नॉन मेटल्स, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले नॉन मेटल्स का एग्जांपल को मैंने दिखाया ऐसे ब्लू में। अब गैसेस वाले को दिखाया मैंने ब्लू में। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट में कौन सा नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है, एक ही एग्जिस्ट करता है, वो की है बेचारा ब्रोमीन। दिख रहा है आपको यहाँ पर? ओके, देखो यहाँ ये कलर यूज करता हूँ मैं, देखो ये ब्रोमीन, देखो पिंक में है। ओके, तो पिंक वाले थे भाई हमारे लिक्विड्स, ये जो हमारे ग्रे में है वो है सॉलिड्स, और आपको दिख रहा होगा ये जो हमारे थोड़े से लाइट ब्लू शेड में है ना, ये है सब गैसेस। ओके, तो ये जो नॉन मेटल्स है ना, ये भी गैसेस में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने ये आपको पहले बताया था, ये 6 एलिमेंट्स इनर्ट गैसेस कहते हैं इनको, तो ये गैस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो पूरा हो गया हमारा ये 6, ओके, 3 9 11 12 13, ओके, 14, ऑलमोस्ट 14 एलिमेंट्स का हम लोग ने समझ लिया कि उनका स्टेट क्या है। बाकी देखो ये फॉस्फोरस सॉलिड में है। ओके, तो ग्रीन वाले से सॉलिड दिखाता हूं मैं, फॉस्फोरस सॉलिड में है। ठीक है, ओके, और बचा हुआ ये जो हमारा आयोडीन है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो 16 ऑलमोस्ट मैंने बोले थे आपको याद रखने के लिए अच्छे से, तो 16 मैंने कवर कर लिए। ठीक है, ये 6, फिर 4 10, ये 4 14, और ये 2 16। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई पूरी हमारे फिजिकल स्टेट की कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब प्रॉपर्टीज हम लोग, आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो लस्टर
अगली वाली प्रॉपर्टी है हमारी लस्टर, मतलब चमकना, शाइन, शाइन होना। तो अब मेटल के बारे में बताता हूं मैं। मेटल्स जो है भाई मस्त लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, ओके, शाइनिंग, शाइन करते हैं, ओके। उसी तरह नॉन मेटल्स जो होते हैं, देखो नॉन मेटल्स, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा NM मतलब नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, देखो अब यहाँ पर सल्फर का पाउडर है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, तो नॉन लस्ट्रस होते हैं। पर जैसे कि गोल्ड मेटल है हमारा, तो देखो मस्त एकदम शाइन हो रहा है, तो लस्ट्रस है, ठीक है। पर ब्रेक लगाना, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी है जो शाइन करते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये है ग्राफाइट, ओके, हमारा प्यारा सा नॉन मेटल, ओके। अब ये ग्राफाइट आप कहोगे सर ये कौन सा नॉन मेटल होता है? कुछ नहीं, कार्बन का ही फॉर्म है ये। तो कार्बन के कई सारे फॉर्म्स हैं, इसमें से एक फॉर्म है ग्राफाइट, दूसरा फॉर्म है डायमंड, ओके। और भी एक है, उसको जानने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो ये जो दो फॉर्म्स है कार्बन के, ओके, ये सब कार्बन ही है, ओके। तो अब क्योंकि ये एलिमेंट्स ही हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये पूरा कार्बन से ही बना हुआ है, ये भी पूरा कार्बन से बना हुआ है, बस कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है ये, ठीक है। तो ये जो ग्राफाइट है शाइन कर रहा है, ओके। ये जो डायमंड है, अरे बाप रे बाप, मस्त शाइन कर रहा है। तो कार्बन के कुछ फॉर्म्स ऐसे शाइन करते हैं, ओके। तो ये एक्सेप्शंस है, ओके, क्योंकि इनको भी हम लोग नॉन मेटल्स ही कहेंगे, क्योंकि ये बने तो है कार्बन से ही, ओके। अब जो कार्बन का पाउडर है वो तो शाइन नहीं करेगा सल्फर के पाउडर की तरह, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना, वो शाइन नहीं करेगा। पर कार्बन की ये जो फॉर्म्स है ग्राफाइट और डायमंड, ये शाइन करते हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रॉपर्टी पर, सिंपल सी है, हार्डनेस। अब इसका आपको शब्द पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कितना हार्ड होता है हमारे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स। तो हमारे मेटल्स ना एकदम बढ़िया हार्ड होते हैं एकदम, ओके। अब देखो आप ही अगर पूरे के पूरे आयरन की बनी हुई अगर चेन को लो और तोड़ने की कोशिश करो, ये जो मैंने पिक्चर में दिखाया ना, मजाक में दिखाया, ऐसे टूटेगा थोड़ी, ओके। उसके लिए तो कितने बड़े बड़े मतलब आर्म्स चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए भाई, तब जाके कोई तोड़ पाएगा, ओके, पाएगा। वो भी हो सकता है ना भी तोड़े, ओके। तो बहुत हार्ड होते हैं भाई हमारे मेटल्स, ओके, ठीक है भाई, मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। H वैसे ही नॉन मेटल्स, अरे देखो सल्फर का पाउडर एकदम पाउडर है पहले से ही, क्या ही हार्ड है वो, ओके। ऐसे अगर आप बोल रहे होंगे, ओके, तो इसे समझ में आ तो आया गया हम लोग को कि भाई नॉन मेटल्स जो होते हैं ना हार्ड नहीं होते, ब्रिटल होते हैं, ओके। अगर ये सल्फर पाउडर का कोई ऐसे थोड़ा सा, देखो ये ऐसा टुकड़ा ऐसा स्टोन जैसा दिख रहा है ना, इसको अगर मैं ऐसे हथौड़ा मार दूं इसके ऊपर, चटनी बन जाएगी उसकी, पाउडर बन जाएगा, तो ब्रिटल है भाई, ठीक है। तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, पर रुकना। तो नॉन मेटल्स में भी ऐसे कोई कोई होते हैं जो हार्ड होते हैं, ब्रिटल नहीं होते। और उसी तरह मेटल्स में भी कुछ कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बस ऐसे ही लुल्लू चुल्लू नहीं होते, ओके। मतलब ऐसे ही हार्ड नहीं होते, सॉरी, एकदम लुल्लू चुल्लू होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैंने अभी कहा था ना कि मेटल्स जो है हार्ड होते हैं, पर कुछ मेटल्स सॉफ्ट भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ओके, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला नॉन मेटल्स एकदम ब्रिटल होते हैं, एकदम पाउडर हो जाता है उनका ठोकने पर ही, बहुत कुछ हार्ड नहीं होते। पर कुछ कुछ ऐसे नॉन मेटल्स है जो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि डायमंड बहुत हार्ड है भाई, बहुत 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 बहुत, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी चीजों में, ओके, जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं मेटल्स, वो सारे ही मेटल्स फॉलो करें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत ऐसे टेढ़े हो सकते हैं, हम लोग को अभी तक ये बात समझ में आ गई, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आ सकते हैं। मजेदार चीज बता देता हूं मैं आपको, ये सोडियम जो है ना, हम लोग इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। उसी तरह पोटेशियम भी होता है ना, वो भी सॉफ्ट ही होता है, ठीक है। पर वैसे ये जो डायमंड है, बाप रे बाप भाई, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डेंसिटी पर। तो देखो अब ये जो प्रॉपर्टी है आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो डेंसिटी का एकदम आसान शब्दों में आपको मैं बता दूं कि घना कितना है कोई चीज, ओके, कितना डेंस है, मतलब कितना घना है, ओके। तो मेटल्स अगर आप कहोगे तो बहुत घने होते हैं, ठीक है। तो इनकी डेंसिटीज जो होती है ना, वो काफी हाई होती है, डेंसिटीज होती है मेटल्स की हाई। वैसे नॉन मेटल्स बहुत कम घने होते हैं, ओके। तो इनकी डेंसिटीज जो है वो लो होती है, ठीक है। डेंसिटीज इनकी नॉन मेटल्स की कैसी होती है? लो होती है। पर फिर से आ गया एक्सेप्शन, ओके। जैसे कि कुछ कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कम घने होते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम, ओके, सॉफ्ट है ना, तो कम घना है, ओके। मेटल्स की तरह ज्यादा घना नहीं है ये। अब उसी तरह कुछ कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो अच्छे खासे घने हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्राफाइट, डायमंड, ओके। ये कार्बन के ही फॉर्म्स है, पर देखो इनकी घनता जो है, ओके, इनकी जो डेंसनेस जो है, डेंसिटी जो है, वो अच्छी खासी है, ठीक है, ओके।
अब देखते हैं हम लोग अगला वाला प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब सिंपल है भाई, मेल्टिंग पॉइंट बोले तो बॉइलिंग पॉइंट बोले तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये, ओके, पर फिर भी मैं एकदम फटाफट आपको बता देता हूँ। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, तो अब सपोज मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ओके, अब उस सब्सटेंस को मेरे को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में करना है, ओके, पानी जैसा मैंने सिंबल दिखाया। तो अब मैं क्या करूंगा, उस सब्सटेंस को मैं हीट करूंगा, ठीक है। अब हीट करते करते एक टेम्परेचर आएगा जिस पर ये सब्सटेंस पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ओके, वो टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है। बॉइलिंग पॉइंट इतना मतलब मेल्टिंग पॉइंट जैसे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर जैसे मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जैसे मैंने बताया जिस पर सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वैसे बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, सिंपल शब्दों में अगर कहूँ, जिस टेम्परेचर पर हमारा जो सब्सटेंस है, सपोज लिक्विड स्टेट में है, ओके, वो बॉइल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो, थोड़ा और अगर मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिकली बताऊँ तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के परे जिस टेम्परेचर के बाद में जो भी टेम्परेचर होगा, ओके, फॉर एग्जांपल पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। तो इस टेम्परेचर के परे, ओके, इतने ही प्रेशर पर पानी हमेशा हमें मिलेगा गैसियस स्टेट में। तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के परे हमारा सब्सटेंस गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट होता है, उसी प्रेशर पर, ठीक है, क्लियर, सेम प्रेशर पर, प्रेशर चेंज नहीं करना है, ओके, सिंपल सा था, ठीक है, आप समझ लेना इस चीज को। ऐसा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के परे हमारा सब्सटेंस गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा एट द सेम प्रेशर, क्लियर। तो अब ये जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स है, ये मेटल्स के तो भाई बहुत ही हाई है, ओके, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट और बॉयल होते हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट और बॉयल होते हैं, ठीक है। तो मैंने बस एक ही फ्लेम दिखाई इनको, इनके लिए मैंने ऐसे मस्त जला हुआ ऐसे आग बबूले दिखाए 3-3, ये इसमें भी मैंने एक ही आग बबूला दिखाया, इसमें 3-3 दिखाए, आपको थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए। मेटल्स भाई तगड़ा उनको हीट करना पड़ता है, तो इसका मतलब इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत तगड़े होते हैं, हाई होते हैं। वैसे नॉन मेटल्स को एकदम इतना ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ता, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो इतने ज़्यादा नहीं होते, वो लो होते हैं, इनके हाई होते हैं, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के लो होते हैं। पर फिर से आ गया एक्सेप्शन, जैसे कि मेटल्स के केस में मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और कुछ ऐसे मेटल्स है जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स लो है भाई, बहुत ही लो, ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम, ओके, और एग्जांपल्स भी है मेरे पास, जैसे कि पोटेशियम कहो, या फिर गैलियम कहो, या फिर सीशियम कहो, मैं इनके सिंबल्स ही लिख रहा हूँ, ओके, या फिर मर्क्यूरी ही कहो भाई, ओके। तो ये जो मेटल्स है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा लो है, ओके, काफ़ी ज़्यादा लुल है, लुल मतलब लो, ठीक है। वैसे ही डायमंड्स और ग्राफाइट की बात करें हम लोग, तो ये तो कार्बन का फॉर्म है, ओके, ये तो नॉन मेटल्स है। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भाई साहब, मेल्टिंग पॉइंट्स जबरदस्त हाई होते हैं, जबरदस्त हाई, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया नॉन मेटल्स के लिए। अब आते हैं हम लोग डक्टिलिटी पर। डक्टिलिटी बोले तो डक्टिलिटी मतलब हमारे मतलब ऐसी एबिलिटी, ओके, जिस एबिलिटी मतलब हम लोग ना अगर सपोज कोई मेटल लेंगे, ओके, या फिर कोई नॉन मेटल लेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि वो एकदम फाइन वायर्स में बदले, ओके, हम लोग उनको फाइन वायर्स बना दे उनकी, तो उस एबिलिटी को कहेंगे डक्टिलिटी, ओके। तो आसान भाषा में कहूँ तो ऐसी एबिलिटी जिसमें हम लोग किसी सब्सटेंस को, ओके, या फिर कोई सब्सटेंस आसानी से वायर्स में बदल जाए, तो उस सब्सटेंस की एबिलिटी को हम लोग कहेंगे, या फिर उस एबिलिटी को कहेंगे, ओके, सब्सटेंस की डक्टिलिटी। कौन सी एबिलिटी भाई, ओके, डक्टिलिटी मतलब कौन सी एबिलिटी, उस सब्सटेंस की एबिलिटी टू बने इनटू फाइन वायर्स, ठीक है। अब मेटल्स की बात कहेंगे हम लोग, तो मेटल्स के पास भाई अच्छी खासी एबिलिटी होती है कि वो बन जाए इनटू फाइन वायर्स, ओके, एकदम पतली पतली वायर्स। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे भाई मेटल्स के पास ये एबिलिटी है, मतलब मेटल्स डक्टाइल है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके, मेटल्स है भाई डक्टाइल। अब कैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पर,
ओके। डक्टाइल कैसे दिख रहा है, देखो गोल्ड का मस्त तो वायर बना हुआ है, स्टार भी बना हुआ है, मतलब अच्छा खासा वायर्स बियर्स बन रहे भाई गोल्ड के। वैसे ही कॉपर के वायर्स हम सभी को पता है राइट, किसके लिए यूज करते हैं, कई बार सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिक केबल्स को बनाने के लिए वगैरह वगैरह, सुना होगा ना, राइट राइट। वैसे ही एल्यूमिनियम के भी वायर्स बनते हैं भाई। ओके, तो भाई मेटल्स के पास तो अच्छी खासी ताकत होती है, ओके, या फिर अच्छी खासी एबिलिटी होती है बनने में इनटू फाइन थिन वायर्स, ठीक है। पर वैसे ही नॉन मेटल्स ये ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके पास वो एबिलिटी नहीं होती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या हो गए भाई, नॉन डक्टाइल हो गए। एबिलिटी है तो भाई डक्टाइल, एबिलिटी नहीं है तो भाई नॉन डक्टाइल, ठीक है। तो नॉन मेटल्स है भाई नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाली प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। ओके, तो देखो इसमें भी है एबिलिटी, तो ये मेलिएबिलिटी क्या होती है, ये एक ऐसी एबिलिटी है सब्सटेंसेस की टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ओके, खुद थिन शीट में बदलना की एबिलिटी, बदलने की एबिलिटी। तो अगर सब्सटेंस के पास थिन शीट में बदलने की एबिलिटी होगी जोर से ठोकने पर, बीट करने पर, तो इसका मतलब उसके पास मेली एबिलिटी है। ओके, मेली मतलब वो खराब नहीं, वो हिंदी वाला मेली मत लो, मेलिबिलिटी ऐसे। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। तो बात समझ में आ गई, अगर सब्सटेंसेस के पास अगर थिन शीट में बनने की एबिलिटी हो, किस पर, उनको ठोकने पर, तो उसको कहेंगे मेलिएबिलिटी, उनके पास मेलिएबिलिटी है। तो ऐसी मेलिएबिलिटी मेटल्स के पास होती है, क्योंकि मेटल्स के पास वो एबिलिटी है टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ओके, ठोकने पर। ओके, जैसे कि गोल्ड भाई मस्त अच्छा खासा मेलिएबल मेटल है ये, ओके। पर मेटल्स में एक खोट है, एक मेटल मेलिएबल नहीं है, मतलब एक एक्सेप्शन है हमारे पास मेटल का, जिंक भाई। इसको ठोकेंगे ना तो इसकी चूरा हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है सल्फर का चूरा, वैसे जिंक का चूरा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी बताया देखो सल्फर का चूरा, मतलब अगर पता है भाई इसको अगर ठोकेंगे तो ये शीट में बनेगा का, नहीं बनेगा। ओके, नहीं बनेगा मतलब इसके पास वो एबिलिटी नहीं है टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स ऑन ठक 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 बीटिंग, नहीं है, मतलब नॉन मेलिएबल, ठीक है। तो मेटल्स नॉन, तो नॉन मेटल सॉरी नॉन मेलिएबल, मेटल्स मेलिएबल, खत्म। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी के ऊपर, वो जो है कंडक्टिविटी। ओके, अब कंडक्टिविटी बोले तो कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करने की एबिलिटी। अब हम लोग कौन सी कंडक्टिविटी बोल रहे हैं उसके हिसाब से पता चलेगा कि भाई किसको कंडक्ट करने की एबिलिटी। ओके, अगर मैं कह रहा हूं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब थर्मल इस शब्द से आप समझ लो हीट से जुड़ा हुआ है। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी। वैसे अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी। अब मैं अगर बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स के पास बढ़िया बढ़िया एबिलिटी है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की। मतलब क्या, खुद में से पास होने देने की। कंडक्ट करना मतलब क्या, खुद में से पास होने देना। ओके, तो इसका मतलब मेटल्स है अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। वैसे ही अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉपर वायर में है, ओके, अच्छा खासा कंडक्टिविटी है इसके पास, या फिर अच्छा खासा कंडक्ट करने की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, उसी तरह हीट को भी अच्छा खासा कंडक्ट कर सकता है। ओके, इसीलिए हम लोग इनके वायर्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब हीट को कंडक्ट करते हैं इसीलिए नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा खासा कंडक्ट करता है इसलिए हम लोग इनके वायर्स बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही मेटल्स के ही हम लोग ऐसे ये बर्तन बनाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर बर्तन हम लोग गैस पे रखेंगे, अगर वो बर्तन हीट को पास नहीं होने देगा तो हमारा खाना गर्म कैसे होगा, हमारा खाना पकेगा कैसे भाई। पकने के लिए हमें खाने को हीट करना है। डायरेक्ट हीट करेंगे तो जल जाएगा भाई, जैसे कि बैंगन को अगर डायरेक्ट हीट करोगे तो काला कुला हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें डायरेक्ट भी हीट करके जलाना नहीं है खाने को। वैसे ही इनडायरेक्टली हीट करके उसको हमको थोड़ा बहुत अच्छे से पकाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बर्तन यूज करते हैं, राइट। और बर्तन हम लोग ऐसे मटेरियल के बनाएंगे जो हीट को पास होने देंगे, क्योंकि तभी तो हीट हमारे खाने तक पहुंचेगी, करेक्ट। ओके, तो इसीलिए हम लोग बर्तन भी मेटल से ही बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स होते हैं, अभी मैंने बताया, अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट, अच्छे से हीट को जाने देते हैं। ओके, खुद में से हीट को पास ऑन होने देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, मेटल्स खुद में से हीट को पास ऑन होने देते हैं, मेटल्स खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं, इसीलिए मेटल्स है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
ठीक है। उसी तरह नॉन मेटल्स भाई पुअर कंडक्टर्स है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। खुद में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्राफाइट। ओके, कार्बन का फॉर्म है पर भाई अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, मतलब गलती से भी ग्राफाइट लेके ओके इलेक्ट्रिसिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, खुद के अंदर इलेक्ट्रिसिटी घुस जाएगी, ओके, तो बैंड बच जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। डरो मत, बस और एक ही प्रॉपर्टी बची है, इसके बाद फिर खत्म। ओके, तो सोनोरिटी है हमारी अगली प्रॉपर्टी। बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है, आपको एकदम ऐसे रिलेट हो जाएगी, अरे यार ये तो हम लोग ने देखा है बहुत बार। जैसे कि सोनोरिटी मतलब क्या, अगर हम लोग सब्सटेंस को ले, उसको जोर से ऐसे ठोके ठंग ठंग, तो उससे ऐसे टंग टंग आवाज आए। ओके, अगर सब्सटेंस को हम लोग ठोकने पर ओके आवाज आ रही है, इसका मतलब सब्सटेंस सोनोरस है, ठीक है, समझ में आ गई। तो अगर सब्सटेंस को ठोकने पर आवाज नहीं आएगा तो सब्सटेंस नॉन सोनोरस हो जाएगा, ठीक है, नॉन लगा देना है बस। तो मेटल्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा ओके, अगर आपके घर में पैन होगा, ट्राई कर सकते हो अभी के अभी, पैन लो, ग्लास लो, टंग 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 ठोको, कितना आवाज आएगा। ओके, मम्मी आके कूटेगी भी कि क्यों फालतू में आवाज कर रहे हो, राइट। तो इसका मतलब हम लोग ने तो समझ लिया भाई कि भाई हमारे मेटल्स जो है इनको जोर से ठोकने पर आवाज जनरेट होता है, तो इसका मतलब मेटल्स हमारे हैं सोनोरस, क्योंकि सोनोरस मतलब ठोकने पर आवाज जनरेट होना, ठीक है। ऐसे नॉन मेटल्स, सल्फर को लो, सल्फर पाउडर को लो या फिर कार्बन के पाउडर को लो, ओके, अब देखो ठोकने की बात ही नहीं आती, क्योंकि देखो कई सारे नॉन मेटल्स तो गैसेस में है, ओके, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्या ही उसको ठोकेंगे हम लोग। ओके, बाकी के जो है कुछ एक तो है ब्रोमीन लिक्विड में, और बचे कुछ जो चुल्लू पुल्लू बचे हुए इत्तु से है वो सॉलिड में है, वो भी भाई एकदम कच्चे पुच्चे हैं, ठोकने पर उनका चूरा हो जाता है, क्या ही आवाज करेंगे वो, या फिर उनमें से उनको ठोकने पर क्या ही आवाज आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आवाज नहीं आएगा उनको ठोकने पर, मतलब नॉन सोनोरस, ठीक है। ठोकने पर आवाज आ रहा है मतलब सोनोरस, ठीक है। तो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन सोनोरस, ठोकने पर आवाज नहीं आएगा। मेटल्स होते हैं सोनोरस, ठोकने पर आवाज आएगा, ठीक है, स्ट्राइक करने पर आवाज आएगा। अब आ रहे हैं हम लोग लास्ट वाले प्रॉपर्टी पर, एकदम 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 मस्त मजेदार है। ओके, क्या है भाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, ओके, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं कोई कॉपर की वायर ले लूं और उसको मैं खींचूं, जोर से खींचूं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ओके मेरे इस पेन है, सपोज आप ये पेन को ही आप समझ लो कि ये कॉपर वायर है, मैं इसको खींच रहा हूँ, पर ये टूटेगी नहीं जल्दी, तो मैं कहूंगा कि इसके पास जबरदस्त टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ओके। पर अगर अब देखो ना, मैं अगर नॉन मेटल्स की बात करूं, अब ये कॉपर तो है हमारा मेटल, बरोबर, बात समझ में आ गई। तो मेटल्स के बारे में आपको समझ में आ गई बात कि अगर मैं इनको खींचूं, इनके वायर्स को खींचूं मैं अच्छा खासा, तो ये टूटेंगे नहीं, तो हम लोग कहते हैं इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ओके, हाई मेटल्स के पास, ओके। वैसे ही नॉन मेटल्स, अब देखो ये पाउडर ही होते हैं मोस्टली, मैंने बोला सॉलिड स्टेट में भी होते हैं तो भी एकदम कुछ कुछ एकदम ब्रिटल होते हैं, ओके, तो इनको क्या ही हम लोग खींच पाएंगे, कुछ नहीं, तो फिर इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग कहते हैं बहुत ही लो होती है, ठीक है, बहुत ही लो होती है, क्लियर। अब एक ही चीज है, मेटल्स में एक ऐसा मेटल है जो बेचारा जिसके पास लेस या फिर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बहुत ही लो, जिंक भाई। अब इसको खींचेंगे तो ये टूट जाता है, ठीक है, जल्दी से, तो इसलिए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, ओके। तो आप क्या करना, क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर आने पर पॉज करना, फटाफट अभी देखो क्वेश्चन आ गया होगा, तो आप पॉज करना, खुद सोचना, खुद आंसर ढूंढने की कोशिश करना, और फिर बाद में रिज्यूम बैक करना आंसर, करेक्ट आंसर को जानने के लिए, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो अब क्वेश्चन क्या है भाई, मेटल विच इज नीदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल इज, जो ना ही डक्टाइल है ना ही मेलिएबल है, कौन सा है इन चारों में से, देखो देखो देखो, ओके, तो फटाक से बता देता हूं आपको, ये देखो ये जिंक होता है भाई, ओके, जिंक जिंक जिंक, क्यों क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जिंक को अगर हम लोग वायर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो डक्टाइल नहीं है, और उसको अगर शीट में बदलना चाहें हम लोग तो ठोकेंगे तो वो ठोकते ही क्या हो जाएगा, उसके पाउडर हो जाएगा, चूरा हो जाएगा, ब्रिटल है वो, इसीलिए, ओके। तो ना ही वो वायर में बदल सकता है ना ही वो शीट में बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि ठोकेंगे तो पाउडर बन जाएगा, तो शीट में नहीं बदल पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब वो ना ही डक्टाइल है ना ही मेलिएबल है, क्योंकि ना ही हम लोग उससे वायर्स बना सकते हैं ना ही उसको ठोक के उसके शीट्स बना सकते हैं, ठीक है।
तो ना ही डक्टाइल ना ही मेलिएबल है हमारा जिंक। बाकी कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये कॉपर को तो हम लोग वायर बनाते हैं तो डक्टाइल है, सिल्वर के भी हम लोग वायर बना सकते हैं, सिल्वर की शीट्स भी बना सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा खासा हम लोग उसको शेप दे सकते हैं या फिर उनकी थिन शीट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए उसका इस्तेमाल भी किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि ज्वेलरी में भी कुछ कुछ अगर ज्वेलरी के पार्ट्स देखोगे तो काफ़ी चपटे वगैरह होते हैं, तो अच्छा खासा बीट करके हम लोग उनको थिन शीट में बदल सकते हैं। एल्यूमिनियम के तो भाई अच्छे खासे फॉइल्स बनते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स, बहुत पतले फॉइल्स, तो इसके पास भी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन में पूछा, ध्यान देना, नीदर डक्टाइल नॉर मेलेबल, तो दोनों में से एक भी कोई होगा तो भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा वो, राइट। तो कॉपर डक्टाइल तो है ही, मेलेबल है, सिल्वर भी दोनों भी है, एल्यूमिनियम भी दोनों भी है। ओके, मेलेबल है, डक्टाइल भी है, करेक्ट। तो ये बाकी के तीनों जो है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है, ठीक है। पर हमारा जिंक ही ऐसा है खुरापती, जो ना ही मेलेबल है ना डक्टाइल है, ठीक है। एक और लास्ट वाला क्वेश्चन, चलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। काफी सिंपल सा है, देख के पता चल जाएगा आपको। चलो पॉज करो, फटाक से सोचो। ओके, ठीक है, आई होप आपको आंसर आ गया होगा। सोडियम कैन बी कट विथ नाइफ। ओके, तो भाई आप कहोगे सर सोडियम तो मेटल है, पर मेटल नाइफ से कट कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं भाई, क्योंकि मेटल काफी हार्ड होते हैं। पर हम लोग ने पढ़ा है सोडियम तो एक्सेप्शन है, राइट। सोडियम तो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट, तो हम लोग उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके, तो सोडियम कैन बी कट विथ नाइफ, यस, हम लोग सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके, तो ट्रू, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आए हैं इस वीडियो के एंड पर, और आई होप आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आई होंगी, आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में मेरे साथ। ओके, फिर भी मुझे ये चीज़ बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल वेट करूंगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।